घंटे इस हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इजरायली जो पार्लियामेंट है वो डिसॉल्व हो सकती है। ये इजराइल के अंदर से एक अचानक से बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के हवाले से वोटिंग का टाइम फ्रेम जो है वो शेड्यूल तय किया जा चुका है और अगले 48 घंटों के अंदर कोई इस तरह की बड़ी खबर आ सकती है जो कि टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि इसके बाद इजराइल के अंदर मामला इलेक्शन की तरफ चला जाएगा पार्लियामेंट डिसॉल्व होने के बाद। और इजराइल के अंदर एक पैनिक बताया जा रहा है। जो पिछले 3-4 दिनों के अंदर इजरायली फौज की हलाकतें हुई हैं और शदीद सजा के ऊपर हुई हैं, तो इजराइल के अंदर एक पैनिक बताया जा रहा है। और जो फौजी गजा के अंदर लड़ रहे हैं, जो उनके पीछे सेटलर फैमिलीज हैं, वो चाहती हैं कि हम इनको वापस बुलाने लगे हैं और वो गवर्नमेंट्स को और इजरायली आर्मी को मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं कि हम इनको नहीं चाहते कि ये वहां पर लड़े, हम इनको वापस बुलाने लगे हैं। और इस तरह का वाकया यानी एक पैनिक जो है वो ओवरऑल देखा जा रहा है। और इसी दरमियान जो ईरान जंग है, जो नेतन्याहू चाहता है, इजराइल लॉबी चाहती है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता है, उसमें अब एक नई डेवलपमेंट है और वो है यूरोपियंस। अब यूरोपियंस जो है वो अचानक से इसमें दाखिल हो गए हैं, जो कि हमेशा से थे, लेकिन अब किसी और अंदाज में कि वो इस मसले को अब मजीद खराब कर रहे हैं, इस मसले को सोल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि अब उन्होंने अपनी डिमांड इसमें शामिल कर दी है और वो ये है कि ईरान रशिया की मदद खत्म करे। अब उन्होंने भी वही कवर ले लिया है कि हम तो न्यूक्लियर के खिलाफ हैं, फलाना है, ये है। जर्मनी ने कहा जी जो ईरान का न्यूक्लियर है वो इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। तो यहां पर उनकी रिवायती दुश्मनी इजराइल के साथ हिमायत वो तो सारी जगह पर है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान रशिया की मदद जब वो खत्म करे। और इस डिमांड को मनवाने के लिए सामने ढाल ये है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है तो हमें ये करना है और हमें ईरान के खिलाफ इकदाम उठाना है। अभी खबर आ रही है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला ले जाया जा सकता है, जिसमें ईरान के खिलाफ मैसिव लेवल की सैंक्शंस भी लग सकती हैं और कोई मिलिट्री अटैक का फैसला भी हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मामला ये ले जा सकते हैं। ये मामला ईरान का ये इस तरह खराब हो गया कि यूरोपियंस उसमें आ गए। और दूसरी बात यह है कि कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस सिटी, जो कि हॉलीवुड सिटी है, दुनिया की नजरें वहां पर है, लेकिन सूरत हाल वहां पर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और ट्रंप अब कह रहे हैं कि वहां पर बाकायदा फौजी उतारेंगे और जो कैलिफोर्निया स्टेट है, जो गवर्नर है जो कि डेमोक्रेट पार्टी से हैं, उनके साथ एक बाकायदा जंग चल रही है ट्रंप की। और जो कैलिफोर्निया की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने कहा कि हम तो लॉ सूट फाइल करेंगे ट्रंप के खिलाफ और ये फिल फॉर नेशनल गार्ड निकाले। और ट्रंप ने कहा नेशनल गार्ड नहीं, अब मैं बाकायदा ट्रूप्स जो है वो लॉस एंजलिस भेजने जा रहा हूं। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके मुजाहरे तो बढ़ते चले जा रहे हैं और वहां पर मतलब लूट मार भी हो रही है और बहुत शदीद और वायलेंट किस्म के मुजाहरे वहां पर दुनिया देख रही है। अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर दो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। एक फार राइट है, नेशनलिस्ट हैं, जो कह रहे हैं इन सबको निकालो और चाहे फौज इस्तेमाल करनी पड़े, जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े। दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरा तबका है जिसमें डेमोक्रेट्स हैं और वो मजामत कर रहे हैं। तो एक अंदरूनी लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी सतह के ऊपर शुरू हो चुकी है। इधर रशिया ने जो है वो लार्ज स्केल हमले इस वक्त शुरू कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर और बड़े स्केल के ऊपर जाकर। और यहां पर एक और तब्दीली आ रही है और वो ये है कि रशिया और ब्रिटानिया का मामला आपस में खराब हो रहा है, यानी दोनों ने एक दूसरे को निशाने के ऊपर ले लिया। अब रशिया ने सरकारी सतह पर यह कह दिया है कि जो अटैक्स हुए हैं रशिया के अंदर उसका जिम्मेदार ब्रिटानिया है। ये ब्रिटानिया नहीं, ट्रंप कह रहा है मुझे नहीं पता और पुतिन कह रहा है ट्रंप को वाकईतन नहीं पता। तो जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो भी गायब है, सीआईए का डायरेक्टर भी गायब है। तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जा रहा है ना कि भाई इसमें कौन था, किसके कहने के ऊपर ज़ेलेंस्की उसकी क्या हैसियत है कि वो जाकर रशिया के अंदर जाकर अटैक कर दे जिसमें से न्यूक्लियर जंग का खतरा है। तो अभी आप देखें ना कि ट्रंप ने कहा कि पुतिन जो कर रहा है सही कर रहा है और ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया। इसका मतलब ट्रंप से तो ऑर्डर नहीं आया, क्योंकि ट्रंप तो कह रहा है कि ये ज़ेलेंस्की का कसूर है और ज़ेलेंस्की की वजह से अब पुतिन के पास जवाब है कि वो जो भी एस्केलेशन करना चाहता है। तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल ये कि ज़ेलेंस्की को गो अहेड किसने दिया। अब ये 18 महीनों से एक प्रिपरेशन चल रही थी, तो किसने अब जाकर कहा कि ये हमला लॉन्च कर दो। तो रशिया कह रहा है कि ये ब्रिटानिया ने किया है और अभी मजीद वो करने की तैयारी कर रहा है। तो जो एक लड़ाई थी ना रशिया और अमेरिका की, वो लड़ाई अब रशिया और ब्रिटानिया की बन गई है। और चूंकि अमेरिका दूर है, रशिया इधर है, तो ये तो एक ही कॉन्टिनेंट आ गया ना। तो अब ये मामला और ज्यादा खराब। और अमेरिका ने तो कोई अलाउ नहीं किया था, यानी बाइडेन के टाइम में भी रशिया के अंदर जाकर इस तरह के हमले तो नहीं हुए थे जो ब्रिटानिया ने इजाजत दे दी है। और रशिया ने कहा है कि जो ग्लोबल क्राइसिस है उसका जिम्मेदार ब्रिटानिया, इनकी वजह से ये दुनिया के अंदर ये सारे वाकयात हो रहे हैं और ये क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। तो ये रशिया वर्सेस ब्रिटानिया ये हेड ऑन आ रहे हैं। ये यहां पर एक नई डेवलपमेंट है कि मामला इस तरह से भी खराब हो रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं कि इजराइल के अंदर इस वक्त एक पैनिक बताया जा रहा है, जो पिछले 3-4 दिनों से दर्जनों के हिसाब से इजरायली फौजी मारे गए, जख्मी हुए बहुत बड़े नंबर्स के ऊपर। तो इजराइल के अंदर खौफ और पैनिक है और इजरायली फौजी लड़ रहे हैं, उनकी जो पीछे सेटलर फैमिलीज हैं उधर पैनिक है कि गजा में तो हम हार रहे हैं और कैजुअलिटीज होती चली जा रही हैं। तो अब इजरायली आर्मी जो है वो इकदाम उठा रही है इस पैनिक को कम करने के लिए। और एक इकदाम उन्होंने ये उठाया है कि रोजाना जो फौजी गजा में लड़ रहे हैं उनकी कॉल्स अरेंज की जा रही है उनकी पीछे सेटलर फैमिलीज के साथ। द आर्मी हैज डिसाइडेड टू टेक मेजर्स टू रिड्यूस द पैनिक। अब आप जरा अंदाजा कर रहे हैं कि एक तरफ कौन सी कौम है, फलस्तीनी कौम है, जिसके 1 लाख से ज्यादा शहीद हो चुके हैं और जो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा ब्रूटल बमबारी फेस कर रही है और स्टारवेशन फेस कर रही है और दुनिया का हर वो जुल्म फेस कर रही है जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है, वो जुल्म भी उनके ऊपर हो रहा है। दूसरी तरफ ये वाली है जो बाहर से आबाद कार आए हुए हैं, तो इनका पैनिक देखिए। यानी आप जरा जो यहां की मिट्टी के हैं वो कितनी कुर्बानियां देकर किस तरह से खड़े हैं और इनकी आप हालत देख लें। तो पैनिक है पूरी तरह से इजराइल के अंदर अमंग द फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स फाइटिंग इन द गाजा स्ट्रिप। द
आर्मी हैज डिसाइडेड टू इन्फॉर्म सोल्जर फैमिलीज ऑफ देयर रेस्ट टाइम्स, के कब ये फौजी इनको रेस्ट दिया जाता है, टू इनेबल देम टू कॉन्टेक्ट देम, के शेड्यूल बताया जाए कि कब इसका रेस्ट टाइम है ताकि कॉल के ऊपर राब्ता करवाया जा सके। वी आर रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स हु फियर, इजरायलियों को क्या खतरा है पीछे उनके सेटलर फैमिलीज को, फॉर देयर सन्स एंड वांट टू नो व्हेन दे विल बी एबल टू लीव गाजा, बहुत उनको खतरा है कि इनके साथ क्या बनेगी और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जंग बंद की जाए ताकि गाजा से विड्रॉल हो सके। ये इजराइल के अंदर की सूरत हाल है। तो अभी तो जिस रास्ते पर नेतन्याहू इजराइल को लेकर चल पड़ा है, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है। इसमें तो अभी यमन है और वो पता नहीं कितने साल लड़ेगा, हमास कितने महीने या कितने साल लड़ सकती है, फिर नई रेजिस्टेंस का ज़हूर है वो भी होता रहेगा। तो जिस रास्ते के ऊपर नेतन्याहू लेकर चल पड़ा है वो तो बड़ा लंबा रास्ता है और ना खत्म होने वाली जंगें हैं और ये तो इस हद तक पैनक हो चुके हैं। तो इस रास्ते के ऊपर इन्होंने कोलैप्स ही होना है और क्या होना है। अच्छा, अगली जो बड़ी एक टर्निंग पॉइंट खबर आई है, एक अंदरूनी जो तहरीक जारी है, मुजाहरे हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा है, जंगबंदी की तहरीक है, सारी चीजें। अब उसमें टर्निंग पॉइंट, एक बड़ा वाकया जो नतीजा खेज साबित हो सकता है। कनेसेट जो कि इनके पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व करने के हवाले से वेडनेसडे को वोटिंग होने जा रही है। वेडनेसडे को वोटिंग होने जा रही है और जो शास पार्टी है जो कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की पार्टी है, उसने ऐलान कर दिया है कि वो इस डिसॉल्व के हक के अंदर वोट देने जा रही है। जरा हेडलाइंस देखिए। नेतन्याहू's गवर्नमेंट हैज डिसअपॉइंटेड अस, इसने हमें मायूस किया है, एंड वी विल वोट इन फेवर ऑफ द लॉ टू डिसॉल्व द कनेसेट ऑन वेडनेसडे। अब नेतन्याहू का जो कोalition है उसके अंदर ये पार्टी शामिल है, इनकी 11 सीटें हैं और अगर ये कोalition से निकल जाएंगे तो पीछे 57 बच जाएंगी और गवर्नमेंट बनाने के लिए 61 दरकार है। तो वो तो गवर्नमेंट तो गई, तो वो मामला जो है इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो वेडनेसडे को वोटिंग होने जा रही है। अगर वोटिंग कामयाब हो गई तो ये जालिम शख्स तो गया और मामला जो इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। ये जोड़ तोड़ की कोशिश करेगा, इस पार्टी को मनाने की कोशिश करेगा। ये पार्टी क्यों वोट दे रही है? क्योंकि इनको मसला वो जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स उनको फौज के अंदर भर्ती किया जा रहा है, इनको मसला वो है और वो भर्ती इनको इसलिए कर रहे हैं कि फौज की शॉर्टेज है। तो फौज की हमास के ऑपरेशन ने इतनी कैजुअलिटीज की कि फौज की शॉर्टेज हो गई। फौज की शॉर्टेज हुई तो उन्होंने कहा अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को भर्ती करो। अब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को भर्ती किया तो उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ठीक है। तो अब वो गवर्नमेंट गिराने की तरफ जब जा रहे हैं तो उधर से प्रेशर है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को भर्ती करो, यानी आर्मी ये प्रेशर डाल रही है कि बर्डन बहुत ज्यादा है और अगर भर्ती करता है तो ये कह रहे हैं हम गवर्नमेंट गिराएंगे। तो हो सकता है नेतन्याहू इनको किसी तरीके से मनाने की कोशिश करे, क्योंकि इनका तो बुनियादी मसला यही है कि हम भर्ती नहीं होंगे। तो अगर इसने दरमियान में कोई जोड़ तोड़ कर लिया तो ठीक है, वगरना ये वेडनेसडे को तारीखी दिन होने जा रहा है और ये गवर्नमेंट जब डिसॉल्व हो जाएगी और पूरा इजराइल के अंदर एक मोमेंटम इस वक्त बन रहा है अपोजिशन पार्टीज का। और अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू को कोर्ट में भी इसकी पेशी हुई है। अब इसका ट्रायल जब वो अगली सतह के ऊपर जा चुका है और फिर वहां पर जाकर वही ड्रामेबाजी, और इसने वहां पर कहा कि मुझे जरूरी सिक्योरिटी इस वक्त एमरजेंसी में जाना है, तो वो अपना ट्रायल शॉर्ट करके वहां से निकल लिया। तो ये ट्रायल भी जारी है और ऊपर से ये भी खबर आ रही है फ्रीडम फ्लोटिला को जो कब्जे में लिया गया है। एक तो खबर ये आ रही है कि जो डिटेनीज हैं उनको कैद में डाला जा सकता है, यानी जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। ये दुनिया के लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है और इजराइल बहुत बदमाशी के साथ सारी दुनिया के मुंह के ऊपर चपेट मार रहा है। उन लोगों को जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और खाना लेकर गए हैं, उनको जेल में डालने की इस वक्त वहां पर तैयारी हो रही है। और स्पेन का रद्देमल आया, बहुत सारे मुल्कों का रद्देमल आना शुरू हो गया है। स्पेन ने कहा है कि यूरोपियंस को चाहिए कि वो सख्त तरीन रिस्पॉन्स दे इजराइल को, और टर्की ने इजराइल को टेररिस्ट स्टेट जो है, टेररिस्ट स्टेट ये टर्की की जानब से डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि टर्की का भी एक मेंबर जो है, टर्किश नेशनल जो है, वो भी इस जहाज के ऊपर सवार था। और फ्रांस ने कहा है कि वो मामले को देख रहे हैं और उसके बाद कोई एक्शन लेंगे। इस तरह की बात भी उनकी जानब से सामने आ रही है। तल अवीव के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और उसका ताल्लुक भी पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो वाकयात हुए हैं, और फिर अबू बैदा की जो स्टेटमेंट आई कि कैदी को घेर लिया गया है, और तो ये 3-4 दिनों के वाकयात के बाद नई लहर मुजाहरों की देखी जा रही है। और जो यार गुलान है उसकी जरा स्टेटमेंट देखिए, द वॉर इज लूजिंग इट्स जस्टिफिकेशन एंड टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल वॉर फॉर द गवर्नमेंट सर्वाइवल। ये जस्टिफिकेशन जो पूरी तरह से खो चुकी है ये जंग, और एक पॉलिटिकल वॉर ये बन चुकी है। वाशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल आपके सामने रखने जा रहे हैं कि यूरोपियंस किस हद तक अपना स्टांस बदल रहे हैं, उनको एक्शन क्यों लेना पड़ेगा, आगे मामला किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कैसे ये जो यूरोप और इजराइल का अलायंस है ये रीशेप होने जा रहा है, बड़ी तब्दीली किस तरह से आ रही है। मैं वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आपके सामने रख रहा हूं। यूरोप शिफ्ट व्यूज ऑन इजराइल एज गाजा वॉर इंटेंसिफाइज क्रिटिसिज्म, गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डीपन्स, यूरोपियन लीडर्स इंक्लूडिंग मैक्रोन, स्टार्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, जर्मन चांसलर क्रिटिसाइज इजराइल्स एक्शंस, स्पार्किंग कॉल्स फॉर सैंक्शंस एंड रिवाइव्ड पैलेस्टीनियन स्टेट सॉल्यूशन। सैंक्शंस भी और फलस्तीनी रियासत भी, और पॉलिटिकल स्टांस है वो यूरोप बदल रहा है टुवर्ड्स इजराइल, अंडरगोइंग अ विजिबल शिफ्ट, कि हम देख सकते हैं कि एक विजिबल शिफ्ट आ रहा है, कि तब्दीली हमें वाज़ेह आती हुई नजर आ रही है। विद यूरोपियन लीडर्स टेकिंग अ मोर क्रिटिकल स्टांस ऑन इजराइल, ज्यादा क्रिटिकल होकर वो इजराइल के खिलाफ अपना स्टांस बदल रहे हैं। और रेयर ब्रेक इन डेकेड्स, एक ऐसी चीज जो दहाइयों में पहली बार देखी गई है। आप यूरोप डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट विद तल अवीव, कि यूरोप और तल अवीव का जो एक अलाइनमेंट है वो हमें तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि यूरोप को क्यों आखिरकार एक्शन लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा आगे क्यों बढ़ना पड़ेगा। मैक्रोन की स्पीच को उन्होंने कोट किया है। मैक्रोन ने जो बात की है, मैक्रोन ने यह कहा है कि वेस्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो ऑन स्टेक है। क्रेडिबिलिटी
क्रेडिबिलिटी ऑन यूक्रेन वॉर, ये हमारी ऑन स्टेक है कि हम दुनिया से हेल्प की डिमांड कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग में रशिया के खिलाफ हमारे साथ दुनिया खड़ी हो। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है यूक्रेन वॉर के हवाले से वो डिस्ट्रॉय हो रही है। क्यों? बीइंग अंडरमाइंड बाय इट्स परसीव्ड डबल स्टैंडर्ड्स ऑन गाजा, कि जिस उसूल के ऊपर हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि रशिया के खिलाफ वो हमारे साथ आकर खड़े हो, तो दुनिया हमारे डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सवाल उठा रही है कि फिर आप गजा के हवाले से इन्हीं उसूलों को वहां पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते। तो देखिए, यूरोप को जरूरत है, पब्लिक ओपिनियन की जरूरत है, दुनिया की गवर्नमेंट्स की जरूरत है, इस्लामिक गवर्नमेंट्स की जरूरत है। तो ओवरऑल एक फिजा होनी चाहिए ना पूरी दुनिया के अंदर कि ये राइट के ऊपर है, वो रॉन्ग के ऊपर है। तो अभी तो कोई राइट नहीं कह रहा यूरोपियंस को, दुनिया तो रशिया के साथ खड़ी हो रही है। तो क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है ड्यू टू डबल स्टैंडर्ड्स ऑन गाजा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैक्रोन की अपनी जुबान से अदा हो रहा है। फेलियर टू होल्ड इजराइल अकाउंटेबल रिस्क डैमेजिंग द लेजिटिमेसी ऑफ यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी। अगर हमने इजराइल को अकाउंटेबल ना ठहराया, मैक्रोन कह रहा है, तो पूरे यूरोप की जो फॉरेन पॉलिसी की जो लेजिटिमेसी है, यानी देखे ना, कहीं भी इंटरवेंशन कर दी, ह्यूमन राइट्स का मसला, अच्छा जी फलाना जमहूरियत का मसला, किसी पर सैंक्शन लगा दी, किसी पर इंटरवेंशन कर दी, किसी की गवर्नमेंट गिरा दी, किसी पर जंग छेड़ दी, तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है यूरोप के पास। इफ वी अबंडन गाजा, अगर हमने गाजा की हेल्प ना की, वी किल आवर ओन क्रेडिबिलिटी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया यूरोप की जागीर तो नहीं है, ये अजल से यूरोप इस दुनिया के ऊपर हुक्मरान तो नहीं है, ना अब तक उसने रहना है, ना क़यामत तक उसने हुक्मरान रहना है। अब तो हम देख रहे हैं कि इनोवेशंस कहां पर हो रही हैं। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज किस नेशन के यहां कायम हो चुकी हैं। इस वक्त दुनिया इन्वेस्टमेंट लेने के लिए किस कैपिटल का रुख कर रही है, वो लंदन और पेरिस का रुख बिल्कुल नहीं कर रही। तो ऑलरेडी दुनिया के इक़्तिदार और दुनिया का फोकस दुनिया की और अक़वाम की तरफ हो रहा है। तो यूरोप ये कह रहा है, मैक्रोन ये कह रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने खो देंगे अगर हमने गजा की हेल्प ना की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसमें उनको खुद प्राइस पे करना पड़ेगा, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो आने वाले दिनों में एक्शन लें। द यूके इज फेसिंग डिसेंट ओवर इट्स अनवेवरिंग बैकिंग ऑफ इजराइल थ्रू आर्म सेल इन बोथ मेजर पार्टीज। दोनों पार्टी से बर्तानिया की मेजर क्रिटिसिज्म और मुखालफत सामने आ रही है कि बर्तानिया जो असला दे रहा है। और यूरोपियन यूनियन कंसीडर सैंक्शंस ऑन गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वर्सन। स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर ने और बाकियों ने खास तौर पर कहा है कि इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए। तो ये बड़े इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जो हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि सैंक्शन लगनी चाहिए। और वो कहते हैं कि इवन द पब्लिक ओपिनियन टर्न्स शार्पली अगेंस्ट इजराइल अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। पूरे बड़े आजम में पब्लिक ओपिनियन जो है वो इजराइल के खिलाफ हो रही है। ये असल इजराइल का डिफीट है, उसकी तबाही है जिस रास्ते के ऊपर नेतन्याहू लेकर चल रहा है। तो पब्लिक ओपिनियन में तब्दीली, और पब्लिक ओपिनियन ही सारा कुछ, उसके खिलाफ दुनिया की कोई गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, आगे वो एक लाइन में लिखते हैं कि इस सारे स्टांस के बावजूद जो कंक्रीट एक्शंस हैं ऑन द ग्राउंड वो अभी तक लिमिटेड है। स्टांस बदल गया है लेकिन कंक्रीट एक्शंस अभी हमें नजर नहीं आ रहे। लेकिन ड्यू टू दिस पब्लिक बैकलैश और मुसलसल क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो वाकयात हो रहे हैं, और जैसे उन्होंने खुद कहा कि हमारी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, मे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द डीपर रीअलाइनमेंट इन यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो ओवरऑल पूरा जो अलाइनमेंट है वो तब्दील होने जा रही है, यानी यूरोप और इजराइल का पूरा जो रिलेशन है, जो इत्तेहाद है, वो रीअलाइन होने जा रहा है। वन शेप्ड एज मच बाय पब्लिक बैकलैश एज बाय जियोपॉलिटिकल कैलकुलस। एक तो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट है, देखें मिडिल ईस्ट कंट्री से भी बात करनी है, फिर इमिग्रेशन का इश्यूज है, जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस हैं वो मजबूर कर रहे हैं, और जो पब्लिक बैकलैश है वो मजबूर कर रहा है कि अब इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया जाए। अब सिर्फ अगर सीजफायर नहीं हो रहा तो पूरे का पूरा रीअलाइन कर दिया जाए और ये किस्सा ही खत्म किया जाए, यानी वो जो मेजर सपोर्ट है वो मामला खत्म किया जाए। ये वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, हमारी बात नहीं है। तो क्यों वो मजबूर हो सकते हैं, आगे क्या होने जा रहा है, अभी तक क्या क्यों नहीं हो सका, ये हमने आपके सामने रखा। और इधर ईरान का मामला खराब हो रहा है और खराब यूरोपियंस की वजह से हो रहा है, और उसमें मसला रशिया का है, ईरान का जो रशिया के साथ इत्तेहाद है और यूक्रेन की जंग में ये ड्रोन्स दे रहे हैं, बाकी सपोर्ट दे रहे हैं, वो यूरोपियंस को कबूल नहीं है, क्योंकि यूरोपियंस ने जंग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और वो ईरान को इस वक्त या तो ये चाहते हैं कि ईरान रशिया से पीछे हट जाए, जो हट नहीं सकता, तो अब वो भी ईरान के ऊपर को हमला करेंगे, जंग छेड़ेंगे, कुछ ना कुछ वो भी करने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी ने कहा जी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये तो इजराइल के लिए खतरा है, यानी वो कोई ना कोई जवाब बनाकर, इफ तेहरान कंटिन्यू नॉट टू कोऑपरेट विद एजेंसी द फाइल मे बी रेफर्ड टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में ये लेकर जा रहे हैं मामला, तो सिक्योरिटी काउंसिल में उनका अपना इख्तियार है और वो हमले की बात करें, सैंक्शन की बात करें, जो भी, जैसे वो इराक के हवाले से वो सिक्योरिटी काउंसिल में या अफगानिस्तान के हवाले से या इस तरह वो करते रहते हैं एक लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए। और IAEA उसने एक नई रिपोर्ट दे दी है और उसने कहा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल नहीं है, उसने कहा पीसफुल नहीं है। तो ये एक और मसला, यानी मुसलसल वहां से इस तरह के बयान आ रहे हैं, हालांकि ईरान का जो प्रोग्राम वो सबसे ज्यादा इंटरनेशनली मॉनिटर किया जाता है, और जैसे टकर कार्लसन ने कहा कि अगर ये कोई ऐसी कार्रवाइयां कर रहे होते तो ऑलरेडी जंग छिड़ चुकी होती। तो बहरहाल ये एक जवाब है जो खड़ा जा रहा है। ईरान का जर्मनी को जवाब सुनिए, वो कह रहे हैं जर्मनी क्लेम करता है कि आवर पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम थ्रेट है टू इजराइल आर लॉफेबल एंड रेडिकुलस क्लेम। हमें तो ये सुनकर हंसी आ गई है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनली सुपरवाइज्ड है उसको ये एक थ्रेट डिक्लेयर करते हैं, एंड द ज़ायनिस्ट एंटिटी हैज डजन्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और ये उधर कुछ एक लफ्ज भी नहीं बोलते उस इजराइल के बारे में जिसके पास दर्जनों वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और हमारा वो प्रोग्राम जो इंटरनेशनली जिसको मॉनिटर किया जा रहा है, सुपरवाइज किया जा रहा है, वो
खतरा है, लेकिन जो न्यूक्लियर बनाकर बैठा हुआ है खुफिया तरीके से, उसके बारे में कोई बात नहीं। तो ये ईरान ने सख्त तरीन जवाब भी दिया है, लेकिन ये मामला अब खराब हो रहा है। ठीक है, ये किस तरफ जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लॉस एंजलिस जो है मामला खराब हो रहे हैं, मुजाहरे और शदीद हो रहे हैं, वहां पर कार्स को सेट ऑन फायर किया गया, लूट मार के भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुजाहरे और शदीद हो रहे हैं, और नेशनल गार्ड भी डिप्लॉय हो चुके हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके हैं। ट्रंप कह रहा है कि मैं तो ट्रूस भेजने जा रहा हूं, और इधर जो है वो मागा वाले जो है वो कह रहे हैं कि भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। यानी एक इंटरनल जो है ना वो अजीब व गरीब सी जंग अमेरिका में छिड़ गई है। और जो कैलिफोर्निया की इंतजामिया है वो ये कह रही है कि ट्रंप जो है वो मामला को खराब कर रहा है, और अगर इसने फौरी नेशनल गार्ड ना निकाले तो हम इसके ऊपर लॉ सूट फाइल करने जा रहे हैं, और ये फौरी तौर पर नेशनल गार्ड निकाले, ये सबसे ज्यादा क्राइसिस खुद पैदा कर रहा है। और ट्रंप कह रहा है कि मैं तो फौजी भेजने लगा हूं। कुछ हेडलाइंस देखिए, CNN, freeways blocked, cars on fire, Los Angeles protest against immigration raids and National Guard deployment. Donald Trump says things look really bad in Los Angeles. He adds, bring in the troops. Police order protesters to leave downtown Los Angeles as Trump says bring in the troops. BBC. Los Angeles demonstrations escalate after National Guard deployment. उनके आने से मामला और खराब हो गया। Triggered scuffles with the police and widespread outrage. अजीबोगरीब लड़ाई हो रही है, यानी हाथापाई भी हो रही है पुलिस के साथ। वो जो मुजाहिरीन हैं और उसमें मुक्के घूंसे ये भी सारे चल रहे हैं, अजीबोगरीब सी वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं। Particularly in the neighborhood with large Latino population, Latin America की जो population है, protester clash with law enforcement for a third consecutive day. अब ये जो कैलिफोर्निया की स्टेट है ना, इसका बॉर्डर यानी ये मैक्सिको के साथ है, तो मैक्सिको से और फिर लैटिन अमेरिका से, यानी यहां पर बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स वर सेट ऑन फायर इन लॉस एंजलिस, व्हीकल्स हैव बीन सेट ऑन फायर एंड देयर हैव बीन सम रिपोर्ट ऑफ लूटिंग, लूट मार हो रही है, वीडियोस भी आ रही हैं, वो जनाब स्टोर्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अजीबोगरीब सा माहौल। और फिर एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, उनको जनाब बुलेट लगी। इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर हैं, उनको भी नॉन लिथल राउंड जो है वो लगा ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग। वो जो रबड़ की बुलेट्स हैं वो भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। और कैलिफोर्निया की इंतजामिया कह रही है, वी हैव डिसाइडेड टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट विद फेडरल अथॉरिटीज टू हाउस इमिग्रेशन डिटेनीज, यानी रियासतें हैं और ऊपर फेडरल है यानी वाशिंगटन डीसी, तो फेडरल के साथ मामला खराब हो रहे हैं। कैलिफोर्निया ये कह रही है कि हमारा जो फेडरल के साथ एग्रीमेंट था कि इमिग्रेंट्स को हम अपनी जेलों में रखेंगे, वो हम कैंसिल कर रहे हैं। ये बड़ा वाकया है, यानी यहां पर वो गिरफ्तार करेंगे तो कैलिफोर्निया रखेगा नहीं, तो गिरफ्तार करके कैलिफोर्निया से बाहर जाके दूसरी जेलों में रखेंगे। तो ये मतलब इस तरह का आपसी लड़ाई। कैलिफोर्निया रिजेक्ट ट्रंप ऑर्डर्स टू डिप्लॉय नेशनल गार्ड ट्रूप्स एंड थ्रेटन्स लॉसूट। लॉस एंजलिस मेयर स्लैम्ड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसाइटिंग क्योस, ये है जो वो क्योस पैदा कर रहा है। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये मुजाहरे वगैरह ये होते रहते हैं, और ये ताकतवर तरीन मुल्क हैं, मजबूत इनके सिस्टम्स हैं, लॉ एनफोर्समेंट, और ये संभाल लेते हैं, इतना इनको मसला नहीं होता। लेकिन यहां पर लड़ाई की नोयत कुछ और है। फिलहाल अगर ये मामला संभल भी जाएंगे तो किसी और सूरत में सामने आ जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने डिपोर्ट करना है इनको, और वो डिपोर्ट होने वाले नहीं, और नंबर इतने बड़े हैं, कैसे करेंगे? ट्रंप ने डिपोर्ट करना है। तो ये एक लड़ाई है, एक मुसलसल जंग है जो छिड़ गई है, जिसका एक मुजाहरा हम देख रहे हैं। हो सकता है ये प्रोटेस्ट थम जाए, लेकिन ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक जंग है जो शुरू हो गई है। ट्रंप इनको डिपोर्ट करना चाहता है, जो हर सूरत में वो करेगा, हर ताकत इस्तेमाल करेगा, और आगे से भी एक भरपूर मजामत होने वाली है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक तो कहा कि लार्ज स्केल हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और बर्तानिया से फड्डा बढ़ रहा है, खतरनाक डायरेक्शन के अंदर मामला जा रहे हैं, मुसलसल हर रोज खतरनाक डायरेक्शन में। अ लार्ज स्केल रशियन अटैक ऑन कीव एंड वेरियस यूक्रेनियन प्रोविंसेस, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, कैपिटल के ऊपर लार्ज स्केल अटैक इस वक्त हो रहे हैं। देयर इज नो डाउट दैट ब्रिटिश आर असिस्टिंग यूक्रेन इन टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट रशिया। बर्तानिया है जो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। ब्रिटेन प्रोवाइड सपोर्ट टू यूक्रेन इन इट्स अटैक अगेंस्ट रशिया। फॉरेन मिनिस्टर की बात की सरकारी सतह के ऊपर, यानी इस सब का जिम्मेदार बर्तानिया को करार दे दिया गया। तो डर्टी वॉर जो है वो शुरू हो गई है यहां पर, यानी बर्तानिया के अंदर भी कोई कोवर्ट ऑपरेशन रशिया कर सकता है। और आप जरा देखिए कि नेटो किस डायरेक्शन में मामला को लेकर जा रहा है। नेटो चीफ कॉल्स फॉर 400% इंक्रीज इन एयर डिफेंस अगेंस्ट रशिया। ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई है नेटो को? 400% इंक्रीज इन एयर डिफेंस, मतलब किस डायरेक्शन में ये मामला को लेकर जा रहे हैं। और आखिरी बात आप सुनिए नेटो के सेक्रेटरी जनरल की, द डेंजर विल नॉट एंड इवन विद द एंड ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। अब इसका मतलब क्या है? अब ये किस सोच का ये अक्कासी कर रहा है ये बयान? वो कह रहा है यूक्रेन की जंग रुक भी गई ना तो मसला हल नहीं होगा, तो खतरा टलेगा नहीं। तो ये असल बात है कि जो लड़ाई छिड़ चुकी है, अब ये इनकी दुश्मनी कैसे खत्म होगी, ये कैसे एक टेबल के ऊपर आकर बैठेंगे। और ये ताकतें तो इस तरह से मामला को भड़का रही हैं कि यूक्रेन की जंग रुक भी गई तो मसला खत्म नहीं होगा, थ्रेट खत्म नहीं होगा, और इधर से ये असला प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और अजीब मामला है, और बड़ी ही डिस्ट्रक्टिव सूरत हाल में हम फंस चुके हैं, एक ऐसे सिचुएशन जिसका हल नजर नहीं आ रहा। और ये जो ताकतें हैं वो उसको और फ्यूल कर रही हैं, और फ्यूल कर रही हैं। इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह।